नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हर बुधवार और रविवार रात को 10 बजे हम गपशप प्रोग्राम करते हैं और किसी ना किसी शख्सियत से, वो थिएटर से हो, वो डांस से हो, या वो म्यूजिक से हो, या परकशनिस्ट हो, या बैक स्टेज हो, उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके थिएटर कैरियर के बारे में, उनके डांस कैरियर के बारे में, उनके बैक स्टेज कैरियर के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं हमारे सीनियर श्री चित्ररंजन त्रिपाठी जी। आप उड़ीसा से हैं। आप एक बहुत अच्छे अभिनेता, निर्देशक, राइटर और म्यूजिक कंपोजर हैं। तो चलिए जीतू दास से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनके थिएटर करियर के बारे में जानते हैं कि कैसे शुरू किया दादा ने। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है दादा गोविंद? बहुत बहुत बढ़िया हूँ दादा, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि मैं आऊंगा, मतलब मुझे एक सौभाग्य तो मिला था कि ताजमहल के टेंडर की लाइट करने का, जो बहुत समय से है, जिसकी वजह से आपको बहुत नाम मिला है। वो तो एक चीज है, आपने बहुत सारे प्लेस किए हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं। ताजमहल का टेंडर उनमें से एक है। और आपने एक्टिंग भी की, आपने फिल्में भी की हैं, आपने डायरेक्शन भी किया है। तो बहुत सारी चीज़ है दादा, मतलब मेरे पास आपसे बात करने के लिए, आपको जानने के लिए, क्योंकि आपको हमेशा हमने ताजमहल टेंडर से ही जाना है। बहुत सारी चीज़ मुझे भी नहीं पता। तो दादा, मतलब यही से, मतलब आपने कैसे थिएटर शुरू किया, और जब जहाँ से आपने किया वहाँ उस समय किस तरह का थिएटर होता था? आप कब कैसे प्लान बना नजदीक आने के लिए? थिएटर तो मैं जब उड़ीसा में था, जब जहाँ से मैं हूँ, चांदबाली करके एक जगह है जहाँ मैं अपने पिताजी के साथ, बड़े भाई के साथ रहता था। अभी भी मेरा परिवार वहीं है। पिताजी, भैया, भाभी, उनके बच्चे। उस जमाने में हमारे शहर में कोई खास थिएटर की एक्टिविटी नहीं होती थी। और थिएटर के नाम से हम अगर कुछ देखते थे तो वो जात्रा था। जात्रा जो कि बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ थिएटर है, कमर्शियलाइज्ड है अभी बहुत ज़्यादा। तब भी कमर्शियलाइज था पर उतना नहीं था। सो जात्रा देखते थे। और साथ में हमारे शहर में एक सिनेमा हॉल, एक्चुअली मेरा जो शहर चांदबाली है वो उड़ीसा में एक ज़माने में एक पोर्ट था। सो पोर्ट होने के नाते बहुत सारे लोगों का आना जाना, वो सब इतिहास में सब कुछ है। 60s में मेरे ख्याल से डिसाइड किया गया कि भाई इसको बंद किया जाए या जो भी किया जाए। सो धीरे धीरे वो शहर जो है एक डेड सिटी की तरह हो गया था जब तक मैं 10th 12th में था। आज वो सिटी फिर से वाइब्रेटिंग है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। और उस टाइम सिनेमा हॉल था। मेरे फादर बहुत शौकीन थे सिनेमा के, बहुत फिल्म देखते थे वो। तो मैं भी फिल्म जाता था देखने। वो कोई अच्छी फिल्म हो तो वो भेज देते थे। मैं और मेरा भाई चले जाते थे फिल्म देखने। और फिर बाद में छुप के भी जाना शुरू किया। और पिताजी क्योंकि मूलतः मतलब दादा परदादा पाला गायक रहे हैं। पाला गायन एक म्यूजिकल थिएटर का फॉर्म है उड़ीसा में। तो पिताजी एक कलाकार भी रहे और पिताजी बहुत अनर्गल बोल सकते हैं, एक्सटेम्पो, किसी भी सब्जेक्ट पे। अगर इफ इट इज रिलेटेड टू रिलीजन और उड़िया लिटरेचर और फिलोसफी, जितना हो, संस्कृत का काफ़ी अच्छा ज्ञान उनको है। तो मैं देखता था कि बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और वो बोलते रहते हैं। सो प्रोबेबली दैट वाज द इंस्पिरेशन टू बी लाइक हिम, टू बी अ सिंगर और नरेटर, कथावाचक, जो भी कहें। साथ में जब कोई पॉलिटिकल रैली निकलता था गांव में, मतलब गांव अब तो इसलिए गांव बोलते हैं क्योंकि दिल्ली मुंबई में रहते हैं, बट हमारे शहर में जब कोई पॉलिटिकल रैली निकलता था, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं 6-7 साल का जब था, तो ये जिंदाबाद, ये वो जो भी सारे स्लोगन्स देखता था और जुलूस देखता था, तो मेरे दिल में कुछ होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी दौड़ के जाके शामिल हो जाऊं और मैं भी कुछ जिंदाबाद मुर्दाबाद करके घर आ जाऊं। तो ये मुझे बहुत ज्यादा होता था।
फिर अगर कोई संगीत करता था तो उनको देख के मुझे होता था। फिर हमारे एक बहुत ही फेमस सिंगर हुए हमारे एरिया से, सुभाष चंद्र दास, सुभाष दास एक्चुअली। वो बहुत सारे सिनेमा में गाए और ब्यूटीफुल ब्रिलियंट सिंगर। वो जब जाते थे तो मैं उनको छुप के देखता था बचपन में कि अच्छा ये सुभाष दास हैं, अच्छा इनका गाना मैंने रेडियो में सुना है, इनको मैंने सिनेमा में सुना। ये तमाम चीज़ें बहुत सारी इंस्पिरेशन थी। और पिताजी मेरा पहला गुरु रहे। संगीत मैंने उन्हीं से पहले सीखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि रेडियो में उन दिनों गीतनाट के नाम से म्यूजिकल प्लेज आते थे। तो मैं सुनते ही, मुझसे कहते हैं कि मैं सुनते ही उसको हूबहू गाने लगता था, मेमोरी इतना अच्छा होता था। तब उनको लगा कि इसको गाना वाना थोड़ा बहुत सिखाया जाए। सो जो भी फोकिया अंदाज से वो मुझे सिखाते थे। फिर जब मैं 8-9 साल का हुआ, उनको लगा कि कोई गुरु पकड़ के सीखना चाहिए। मैंने सीखना शुरू किया। वो जो सज्जन आते थे, भद्रक करके हमारा आज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आते थे, बट उतने बच्चे नहीं हुए तो वो आए नहीं। फिर मेरे जो असली गुरु हैं, जो अब रहे नहीं दुनिया में, स्वर्गीय श्री भास्कर चंद्र दास जी, उनसे मुलाकात हुई। क्योंकि पोर्ट होने के नाते वहाँ लेबर वेलफेयर सेंटर्स होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो बंद नहीं हुए थे तब तक, तो उसके हेड होके वो आए थे। एंड ही वाज आल्सो एन ऑल इंडिया रेडियो कटक अप्रूव्ड आर्टिस्ट एंड अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन, टीचर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उनके सानिध्य में आया मैं। और फिर जब मैं 10th मेरा कंप्लीट हुआ, हमारा 10th के बाद कॉलेज हो जाता है उड़ीसा में, तो मैं जब कटक जाने लगा तो पिताजी को बोला कि मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगा, मैं गुरुजी के घर के पास रामकृष्ण मिशन का एक हॉस्टल है, वहां रहूंगा, आप एक चिट्ठी लिख दीजिए। वहां रहूंगा तो पास में, गुरुजी के पास रहूंगा तो गाना सीख पाऊंगा। तो पिताजी ने चिट्ठी लिखी तो गुरुजी ने कहा कि क्यों तुम इधर उधर रहोगे, मेरे घर रहो। उनका भी इकलौता बेटा था, बेटा है, चितरंजन उसका नाम भी है, चितरंजन दास। तो उन्होंने कहा एक चितरंजन है, दूसरा चितरंजन आ जाएगा। तो बहुत प्यार, बहुत स्नेह, और एक पैसा उन्होंने मुझसे नहीं लिया गाना सिखाने के लिए। और मेरे व्यक्तित्व में, क्योंकि मैं 15 साल से लेकर 20 साल तक 5 साल में रहा वहाँ, मेरे व्यक्तित्व में जो सच बोलना, निडर होना, किसी के सामने भी खड़े होकर बात करना, ये सब शायद भास्कर जी की देन है। और फिर कॉलेज में जब गए तो कॉलेज में खुला खेल था, क्योंकि हमारे शहर में क्या होता था, एक सूर्या क्लब है, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो लोग सारे बैंक एम्प्लॉयज और जो लोकल कॉलेज के जो टीचर्स होते थे वो सब मिलके प्ले करते थे 1-2 साल में, बेचारे अपने पैसे दे के। तो वहाँ कभी कभी रिहर्सल देखने जाता था, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था, इसलिए कि मुझे लगता था एक महान कलाकार यहाँ खड़ा है, आप लोग क्या कर रहे हो। 8-9 साल का होता था मैं, मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब मुझे भी एक कुछ मिले, मैं कुछ करूं, बट बड़ों के उसमें तो मतलब ही नहीं था। और ऐसे करते करते वहाँ थोड़ा बहुत वो हुआ, फिर यात्रा था। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में था तब मैंने प्ले करना शुरू किया सीरियसली। मेरा एक फ्रेंड था अमृत मिश्रा करके, जो अभी रहा नहीं, ब्रिलियंट बॉय, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया इंक्लूडिंग इंग्लिश। क्योंकि हम उड़िया मीडियम स्कूल से गए थे, तो हम बोलते थे BALO बॉलो। सो बच्चे हंसते थे, बॉल क्या होता है बे, तो हम तो बॉल बोलते थे। तो वो बोलता था कि भाई तू शर्मा मत, तू सहम मत जा, ये बॉल। बॉल कैसे होगा भाई, बॉल। वो अमृत ने सिखाया बहुत कुछ। और वो उसके फादर वाइस प्रिंसिपल होते थे, फिलोसफी के प्रोफेसर थे। और अमृत ने नाटक वाटक वो लिखता था और मुझे डायरेक्ट करता था। मैं पहली बार मंच पे चढ़ा तो मुझे बेस्ट एक्टर मिल गया, तो बंदर का रोल किया था। तो वो मुझे बहुत उसने प्रोत्साहित किया, बोला कि तू बहुत तेरे में है। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे चुनाव में लड़ा और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। फिर मैं ड्रामेटिक सेक्रेटरी होके इलेक्टेड हुआ रेवेंशा कॉलेज में, जो कि आज के डेट में एक यूनिवर्सिटी है। और फिर मैं फिर से बेस्ट एक्टर हुआ, फिर म्यूजिक कंपटीशन, इधर उधर सब कुछ चलता रहा। सो पूरी तरह से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चल रहा था, साथ में ये चल रहा था। एक्चुअल ऑनर्स तो यही था कि भाई कुछ करना है।
ऐसे में एक मैंने फ़िल्म देखी उन दिनों, संडे को अच्छी फ़िल्में आती थी, ख़ास करके जो अवॉर्डेड मूवीज़ होती थी। तो स्पर्श मैंने देखा। मैंने पहली बार कोई अभिनेता जिनका नाम है नसीरुद्दीन शाह, इसके बारे में मुझे उस संडे को पता लगा और वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल उस फ़िल्म का है, नसीर भाई के थ्रू। मैं क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें बहुत सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते थे। एक आनंद करके लड़का था जो वायलिन बजाता था, वो मुझे पकड़ लेता था और वो आंखें जैसे वो ऐसे-ऐसे करके बात करता था, नचाता था। मैंने जब स्पर्श देखा, पहली बार मुझे लगा कि हिंदुस्तान में कोई अभिनेता बिल्कुल एक ब्लाइंड पर्सन की तरह अभिनय कर पा रहे हैं, नहीं तो बाकी सब ऐसे फर्जी करते थे, एक ही जगह फिक्स करके कौन ऐसे। तो मैंने कहा भाई ये कौन है? मैं रात को सो नहीं पाया, मुझे बहुत डिस्टर्ब किया वो उनका जो अभिनय, बहुत डिस्टर्ब किया। मैंने कहा ये कौन है ये आदमी? ये कौन है नसीरुद्दीन शाह? ये कैसे ऐसे कर सकता है? ये मतलब कैसे? 1-2 दिन के बाद अखबार में, उन दिनों तो ये सब नहीं था सोशल मीडिया, अखबार में उस लोकल न्यूज़पेपर में उस फ़िल्म के बारे में पढ़ा और पता लगा कि ये कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए थे, फिर कभी एफटीआई गए थे, फिर पता लगा एफटीआई से मिथुन चक्रवर्ती और बहुत सारे लोग हैं। एनएसडी से विजय मोहंती करके उनके बैचमेट होते थे। उनको तब तक मैंने कई फ़िल्मों में देखा था। आई वाज़ एक्चुअली तो इंस्पायर्ड हुए विजय जी से, बट नसीर भाई को देख के आँखें खुली और प्यास बढ़ी और जिज्ञासु होने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतना अच्छा अभिनय हूबहू वैसा का वैसा जीवन कैसे आप जी सकते हैं पर्दे पर। ऐसे करते-कुराते ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, घर आया मैं एग्ज़ाम दे के, पिताजी ने पूछा शाम को, गरीब घर से थे, कि बेटा कैसा रहा एग्ज़ाम? मैंने कहा ठीक रहा। बोले हमेशा ठीक रहा बोलते हो। मैंने कहा क्या करें पिताजी अब, इसके बाद क्या करना है? मैंने कहा फ़िल्म करना है। तो हताश हुए, बोले कि तुमको तुमको तुम्हारे ख़ानदान से कोई गया नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? घर में खाने को नहीं है, तुम फ़िल्म करोगे? तुम एमए नहीं करोगे? नौकरी नहीं करोगे? जो भी। मैं भी कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई जवाब था नहीं कि फ़िल्म लाइन वाक़ई सच में कहाँ से शुरू करूँ भाई। तो इतने में मुझे जानकारी थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हिंदुस्तान में, तब 7-8 होते थे। तो जेएनयू और हैदराबाद दोनों में मैंने एग्ज़ाम लिखा। सोशियोलॉजी में एमए करने का मन किया, जबकि पॉलिटिकल साइंस में मैंने बीए किया और मन हो गया सोशियोलॉजी में। तो ऐसे ही मनमौजी रहे, जिसका कोई मतलब, किसी ने बोला पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का कॉम्बिनेशन आजकल बहुत चल रहा है आईएएस बनने के लिए। सो आई थॉट कि चलो पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, सोशियोलॉजी पढ़ लेंगे, आईएएस बनेंगे, जैसे बहुत ही ईजी हो। तो मैंने दिया। जेएनयू में हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ ऑनर्स लेवल के क्वेश्चंस थे जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। हैदराबाद में जो सोशली रेलिवेंट टॉपिक्स थे उसके ऊपर था, तो क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी था तो लिख पाए और वहाँ एडमिशन हुआ। जब वहाँ एमए करने गया तो मैं कम्प्लीटली डिरेल्ड हो गया पढ़ाई से, क्योंकि मेरे फादर खुश थे कि अब वहाँ जाएगा तो तेलुगु तमिल बोल रहे होंगे साउथ इंडिया में, तो ये नाटक कर ही नहीं पाएगा। बट मेरा वहाँ जाने के बाद नाटक बढ़ गया, मैं खुद लिखने लगा, डायरेक्ट करने लगा, म्यूजिक करने लगा। बेसिक इंटेंशन ये था कि भाई नाचना है, मंच पे जाके नाचना है। मेरे जो सहपाठी थे वो छुपते थे, उनको लगता वो सारे पढ़ाकू थे और कुछ बनने आए थे, और सारे आज भगवान की कृपा से बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगह पे हैं। कोई यूएस में प्रोफेसर है, कोई कहाँ है, कोई आरबीआई में है कुछ। तो वो सब मेरे से चिढ़ते थे, यार तुम क्या करने आए हो, और मेरे से छुपते थे। मैं उन्हीं को पकड़ता था 5-7, क्या हो नाटक करते हैं। तो नाटक करते रहे। फिर लोगों ने देखा, जो नॉन ओरियाज थे, उन्होंने मुझे देख के बोला है कि तुम कुछ अच्छा सा कर रहे हो। मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे होंगे, भाषा तो समझ में आती नहीं, अच्छा सा कर रहे हो, ऐसे ही बोल रहे होंगे। वहाँ भी मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ा और मैं कल्चरल सेक्रेटरी होके वहाँ इलेक्टेड हुआ। सो ये सब चलता रहा साथ में। और इतने में जो थिएटर डिपार्टमेंट है आज के ज़माने में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का थिएटर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। उस टाइम भी पीएचडी वीएचडी सब था। तो मैं, एक सज्जन थे भास्कर शिवालकर, प्रोफेसर होते थे, उनसे जाके मिला। मैं एक्चुअली थर्ड रैंक में आ गया था एमए में। तो मुझे सब डांटते थे कि पढ़ता साले गोल्ड मेडल लेता एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं कहा क्या करेंगे वो मेडल वेडल। तो मैं भास्कर जी के पास पहुंचा, मैंने कहा सर मेरे बस का नहीं है,
अब मैं एमए थिएटर भर रहा हूँ, मेरा सोशियोलॉजी खत्म हो रहा है, आप मुझे ले लीजिएगा प्लीज। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं लूंगा। मैंने कहा सर फिर मैं क्या करूंगा? बोले कह रहे एनएसडी भरो। मैंने कहा एनएसडी थोड़ी होगा मेरा। बोले क्यों नहीं होगा? मैंने कहा आपकी जो यहाँ पीएचडी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, मेरा कैसे होगा? और उन लोगों ने मुझे बोला था कि बहुत टफ है, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं और पता नहीं क्या क्या, सारे अंतर्यामी बैठते हैं। मैंने कहा सर बहुत सारे अंतर्यामी वहाँ हैं तो कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम भरो। रेस्ट इज हिस्ट्री। भर दिया और जैसे तैसे हो गया। फिर आगे एक ही बार में जब हो गया तो मैं ही खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था, क्योंकि जब वर्कशॉप में मैं आया बैंगलोर में, मैं टॉप कर गया। तो भाग्य है, बैंगलोर में जब लिस्ट निकली शाम को उसी दिन, तो मैंने देखा सबसे ऊपर मेरा नाम है। मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर कैंपस में हल्ला हो गया कि भाई ये तो गया, ये तो कुछ करेगा। अबे मैं पहुंचा दिल्ली तो नॉर्थ के लड़कों को देख के मैं डर गया। मैंने कहा भाई ये कहाँ हमारा होगा यार, हम कहाँ से एक्टर लगते हैं? इतने सुंदर सुंदर लड़के, इनकी हाइट देखो, इनकी आंखें देखो, नाक देखो, होंठ देखो। और मैंने कहा ये तो होगा नहीं, चलो आए हैं देखेंगे। इतने में मेरे ग्रुप में एक लड़का था, इत्तेफाक से अभी मैं जोरहाट में कुछ शूटिंग कर रहा था, हम 25 साल के बाद मिले। आलोक नाम का एक लड़का था, उसने मुझे बोला फर्स्ट डे जब हमारा खत्म हुआ हॉस्टल में, रात को थक चुर के जब रात के 12 बजे पहुंचे, आलोक ने मुझे बोला भाई तेरे को देख के लगता नहीं तू एक्टर है, तू चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन जब तुझे इम्प्रोवाइज करने दिया जाता है तू उठता है, तो तू अच्छा करता है। ये बात मुझे रात के 3-4 बजे तक दिमाग में रहा। मैंने कहा भाई अगर कोई न्यूट्रल आदमी कह रहा है तो फिर ज्यादा नहीं सोचते कि नहीं होगा, आए हैं तो कूदते हैं। सो हो गया। उसके बाद एनएसडी पहुंच गए। एनएसडी में भी हिंदी विंदी आती नहीं थी, उस जमाने में उड़िया लोगों को हिंदी आती नहीं थी। तो जब पहुंचे तो दोस्त लोग सब हंसते थे कि क्या बोल रहा है। तो पहले तो मुझे गलतफहमी हुई कि मुझे लगा मैं शायद बहुत विट्टी हूँ, मेरी विट की वजह से हंस रहे हैं। पर 2-3 दिन में मुझे समझ में आया नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है बॉस। तो नवाज भी बहुत हंसता था। तो मैंने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है? फिर जैसे तैसे फिर 6 महीना मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगा हिंदी तो आती नहीं है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का कोर्स छोड़ के आया था, देवी गलिया में मेरा हो गया था। तो मैंने कहा गड़बड़ हो गया क्या लाइफ में, तो क्या करेंगे क्या करेंगे। तो इतने में फर्स्ट ईयर की एंड में मीता वशिष्ठ जी एक नाटक करने आए थे आषाढ़ के एक दिन। तो उनका प्रोसेस अद्भुत था। उन्होंने कहा कि जिसको भी कालिदास बनना है, जितने कालिदास बनना है बनो, जितने विलोम बनना है बनो। तो ये सब था, अनुस्वार अनुनासिक बनना है ये। इत्तेफाक से कालिदास क्योंकि हीरो था तो किसी ने ऑप्ट ही नहीं किया, ऐसा शाय क्लास था मेरा, कोई हीरो नहीं ऑप्ट कर रहा था। तो उन्होंने 5-5 कालिदास ऐसे सब थे, मैंने नाम नहीं दिया था। उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा मैम हिंदी नहीं आती। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता तुम करो। तो मैंने सबसे छोटा जो एक एंट्री है अनुस्वार अनुनासिक का, वो मैंने किया। और फिर यशपाल भाई, जो यशपाल शर्मा है, उन्होंने देखा और कहा बे तू तो कर लेता है बे। तो तब मुझे समझ में आया कि हाँ, हिंदी पढ़ के जब याद कर लेते हैं तब तो बोल लेते हैं, ऐसे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट मेरे माइंड में एक बात आई कि जो आंध्रा का कुत्ता है उसको पो पो बोलो तो भागता है, और ब्रिटेन के कुत्ते को गो गो बोलो तो भागता है। तो मैं इस ध्वनि को अगर अच्छे से समझूं, क्योंकि ध्वनि को लेके एनएसडी के साथ बहुत शिकायत थी मेरी, क्योंकि पढ़ाने के लिए जो आते थे वो हम लोगों पे ध्यान नहीं देते थे, उनको हिंदी भाषियों पे ध्यान होता था, क्योंकि उनको डेमो से मतलब है, डेमो अच्छा हो जाए उसके बाद नेक्स्ट ईयर की 2 महीने की पक्की। सो बहुत ही छोटा गोल लेके लोग आते थे, जो अभी भी है। पढ़ाने जो आते हैं आपके स्कूल में, कई लोग बहुत छोटा गोल लेके आते हैं कि कुछ गिमिक करके मेरा डेमो अच्छा हो जाए। ये नहीं कि मेरा डेमो फ्लॉप हो, लेकिन बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट करें, अपने आप को तोड़ें, कुछ करें। तब मैंने सोचा कि जब मैं बच्चा था तो, या बच्चों को देखता था, तो ये माँ के होंठ देख के बच्चा सीखता है, तो मैं हिंदी भाषियों की होंठ को देखूं, मैं हिंदी सीख जाऊंगा। और मैं हिंदी सीख गया होंठ देखते देखते। फिर सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में आते आते मेन लीड मिलने लगे, लोगों ने तारीफ भी करी, तो लगा कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ हो पा रहा है। पास आउट हुए,
उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि भाई हमने ग्रुप बनाई है, हमारे पास पैसा नहीं है, एक प्ले डायरेक्ट कर दो। तो मेरे पास कुछ था नहीं करने को, तो मैंने होली डायरेक्ट किया। तो सब बजाज सर ने खास करके देखा, उन्होंने कहा कि भाई तू तो अभिनेता है, तू निर्देशक भी है। एनी हाउ उसके बाद फिर मैंने यहूदी की लड़की प्ले किया, फिर मैंने एक प्ले लिखा गुन्नो बाई। वो टर्निंग पॉइंट था, वो देखा बजाज सर ने, उन्होंने कहा कि तुम बड़ा नाटक कर सकते हो, तुम रेपेट्री के साथ प्ले करो। मैं तो रेपेट्री में नौकरी कर रहा था, 1 साल ही हुआ था। सो मैंने ताजमहल का टेंडर किया, और बहुत ही गजब था कि पहली बार ऐसा प्ले था कि जो अभिनेता थे उनमें से ज्यादातर अभिनेता जो मेन लीड भी कर रहे थे, वो बाहर जाके बोलते थे बहुत ही बकवास डायरेक्शन, बहुत ही बकवास नाटक, आना मत देखने। तो मुझे किसी ने बोला कि तू लड़ता है सबसे, इसलिए तेरी इस्तेसी करा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि तू एक बार लड़ ले। गाली, मैं गाली थोड़ा दे देता था, बच्चे थे, गाली तो यहीं आके सीखा एक्चुअली। तो तू गाली दे देगा तो ये जाके बंद करा देंगे, तो शांत रहे। मैंने कहा चलो शांति रहे। तो प्ले ओपन हुआ, और उसके बाद बजाज सर ने मुझे फोन करके बोला अद्भुत नाटक हुआ है और ये नाटक चलेगा। बहुत बड़ा हाथ उनका है, क्योंकि मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि, इसलिए नहीं कि मुझे उन्होंने मौका दिया, बहुत रेयर गुरु टीचर होते हैं जो प्रतिभा को पहचान के उसको थोड़ा पुश भी करते हैं। उनमें से बजाज सर एक हैं। उनके कार्यकाल में, उनकी अवधि में उन्होंने बहुत सारे, जैसे रॉयस्टन जी हैं, रॉय भाई, या अभिलाष जी हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे नए नए निर्देशकों को, स्वानंद है, मैं हुआ, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को सीधा मंच दे दिया कि यार नाटक करो, तुम देखा जाएगा। सो उस तहत वो हुआ। उसके बाद 1 साल के बाद मुझे रेपेट्री छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं किसी को भाता नहीं था। लोगों को लगा कि भाई, लोगों को बुरा भी लगता था कि मतलब ऐसे खड़ा होता है हमारे साथ, और इसका जिस दिन प्ले होता है इतनी तारीफ क्यों। तो कुछ किरकिरी शुरू हो गई, पीछे आगे पीछे आगे। मैं बहुत लड़ाई वड़ाई करता था। एक दिन मुझे अचानक लगा कि हम गांव से आए हैं, ये करने आए हैं, कलाकारी करने आए हैं। मेरा काम, मैं ट्रेड यूनियन लीडर तो हूं नहीं कि इनका गिरेबान पकड़ के लड़ूं। तो बेटर है कि यही लोग रहें, मैं ही निकल जाता हूँ। तो मैंने रिजाइन किया, सुरेश जी को पकड़ाया। सुरेश जी तब नए नए चीफ बन के आए थे। बजाज सर आए, उन्होंने जब आए तो मैं आंखें भर के मैं रोने लगा। उन्होंने कहा कि भाई तू इमोशनल होके अभी रिजाइन कर रहा है, अभी तो रख ले, बाद में बात करेंगे। मैंने, नहीं सर, मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर रो रहा हूँ, मैं रिजाइन करके नहीं रो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ कि मेरे मेरे मेरा बस चले तो मैं क्या कर दूं। ये जो कुचक्री सब बैठे हैं, मैं तो सोच के आया था कलाकार तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये तो अजीब लोग हैं। खैर, मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद डरा हुआ भी था, क्योंकि घर से कोई सपोर्ट नहीं था, घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो लगता था कैसे जीवन चलेगा। बट 8-10 दिन के बाद, जितना मैं कमा था पूरा साल रेपेट्री में, 8-10 दिन के बाद मुझे कुछ ऐसे असाइनमेंट्स मिले जो मैं 20-25 दिन में दोगुना कमाने लगा। उसके बाद तरह तरह की रेपेट्री सबसे मुझे न्योता आया कि हमारे साथ भी आके नाटक करो। नाटक बहुत लोगों को पसंद आया। फिर लोगों को प्रॉब्लम हुई, फिर लोगों ने कहा ये थोड़ी नाटक है, ऐसे थोड़ी नाटक होता है जो हम करते हैं। मैं नहीं, मतलब जो लोग करते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने वाले बाहर के लोगों के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा उनके ऊपर कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं इस परिवार से या इस इंस्टीट्यूट से निकला हूं। ज्यादातर लोग नाटक करने का नाटक करते हैं, और बहुत कम लोग नाटक करते हैं, वो हम लोग हैं। मैं अकेले नहीं हूं, हम लोग, ज्यादातर लोग नाटक करने का नाटक करते हैं। फला मैडम को बुला लो, नाटक दिखा दो, फला मैडम आपको वहां सेटिंग कर देंगे, फला जी को बुला लो, नाटक दिखा दो, आपका गंदा नाटक है, लेकिन आपने क्योंकि बुलाया और बोला और उनको बहुत अच्छा लगा। और वो एकलव्य का अंगूठा जैसे काटा है, मेरे अंगूठा मेरे कई मैडम और जी लोगों ने काटा। एनएसडी में घुसने नहीं दिया,
मैं बच्चा था, मैं बहुत जल्दी महकने लगा था। अब वो महक को दुर्गंध का नाम देने लगे, फ्रस्ट्रेट हुआ। फिर मुझे लगा कि भाई यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये एक डेड एंड है। इसके बाद मैं और क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे एनएसडी उस वक्त बुला के 1-2 नाटक करने देता तो शायद मैं आज भी वहीं होता। लेकिन अच्छा हुआ, गॉड ब्लेस देम। उनका जो मेरे प्रति जो विमुखता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मैं एकलव्य के जैसे नहीं रहा कि मेरा अंगूठा कट गया तो मैं कैसे धनु मतलब वाण चलाऊं। मैं तो अपने दांत से चलाने लगा, मैं अपने पैरों से चलाने लगा, लेकिन वाण ही चलाता रहा। और फिर मुझे लगा कि जो नाटक मैंने किया है, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ शुरू होके जा रहा हूँ, अकेले ही बोल रहा हूँ। सो फिर नहीं मुझे लगा दादा, कि नाटक, ऐसा ऐसा नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी जर्नी है, इसीलिए मैं बीच में टोक भी नहीं रहा हूँ कि इस जर्नी को ब्रेक ना करूँ। अब जब ब्रेक कर दिया है कि इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे दादा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मोंती सर देख रहे हैं आपको, मोंती जी देख रहे हैं, हैप्पी है, हरविंदर कौर जी है, और महेंद्र है, साउती दा है, सबको नमस्कार बोल रहे हैं। मैं और सबको सिकंदर नमस्कार है, बोल रहा हूँ, सबको मेरी तरफ से नमस्कार और संदीप शुभकामनाएं। भट्टाचार्य होली दा का है। समय चल रहा है। अरे दादा ने तो मुझे बर्बाद किया है, संदीप दादा ने। उनका नाटक हो रहा था मुक्त धारा। मुक्त जी। धारा वो कर रहे थे अपने बैच के साथ, और हम्म। उन्होंने सोचा कि भाई किसको पकड़ा जाए जो पेटी बजा ले। तो मेरे बैचमेट्स तो एक्टिंग कर रहे थे, मैं पेटी लेके बैठा था। दादा ने मुझे पेटी दे दी। मेरा उस टाइम फ्रैक्चर हुआ था शेट्टी सर के क्लास में। तो क्या खूबसूरत कंपोजिशन, दादा खुद बहुत बढ़िया म्यूजिशियन डायरेक्टर। और उस टाइम मेरे अंदर की छटपटाहट, और मैं कहूँ दादा ये मैं, अबे तू बैठ, तू यही कर। सो संदीप दादा ने मुझे बिठाया था, मुक्तधारा मैंने किया था। बड़ा ही मजा आया था, क्योंकि बहुत जबरदस्त कंपोजिशंस थे। सबको नमस्कार। और ये जिस तरह का डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, सबके लिए प्रार्थना, शुभकामनाएं कि सब लोग स्वस्थ रहें भाई, और मास्क पहने। सो वहां से फिर मैं क्या किया कि मुझे लगा कि भाई क्या करें, तो उड़ीसा भाग गया। पिक्चर बनाएंगे। बाप ने कोई पिक्चर तो बनाया नहीं था। बाप ने सही बोला, पिताजी ने सही बोला था कि भाई तू फिल्म का फॉग कहाँ जाएगा भाई, पिक्चर बनाए। जो पेटी वेटी बजा के पैसे वैसे कमाए थे, अच्छा कमाए थे। और अच्छा कमाने से भी बहुत कष्ट होता है लोगों को। अब शायद थोड़ा कम हो रहा होगा, क्योंकि अब तो विधाएं, अब तो रास्ता भी बहुत खुल गया है हमारे जनरेशन में। तो सबको लगता था कि ये कैसे, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तो इसको गाली दो, ये कोई नाटक कर दे, क्या करता है। और बड़ा अच्छा, मुझे भी बड़ा आनंद आता था। मैं भी अमिताभ बच्चन को देख के बड़े हुए थे ना, जो एंग्स्ट मन में था, तो एंग्स्ट लेके खड़े हो जाते थे। बहुत कुल्हाड़ी मारी मैंने अपने पैरों पे, और मजा भी आया, आदत भी पड़ गई, और अब तो और मजा आता है। मैं उड़ीसा चला गया पिक्चर बनाने। साला कुछ नहीं जानता, ना प्रोडक्शन किया, ना डिस्ट्रीब्यूशन जानता हूँ, ना कुछ जानता हूँ, ना मैं सिनेमा हॉल में बिजनेस कैसे होता है जानता हूँ। सो पिक्चर बनाने चले गए, और जो आया उसको पैसे पकड़ा दी। ना हिसाब है, ना कुछ है, ना कुछ है। सो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट अगर आता था एक दिन का, उस जमाने में उड़ीसा में 500 से 1000 रुपए लेता था। मेरे को ऐसा लूटा कि गाय चाहिए था, बोले कि गाय 5000 में आएगी। और गाय चल नहीं पा रही है, जिस गाय को मैंने देखा था उसके लिए एक टेम्पो लगेगा। ऐसे करकुरा के फिल्म को बहुत सराहा गया। आज भी IMDb पे 8.5 है धौली एक्सप्रेस की रेटिंग। और भगवान की कृपा रही, और स्टेट अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म ये वो, और बेस्ट म्यूजिक मैंने म्यूजिक किया था। मैंने किसी बड़े सिंगर से गवाया था मुंबई में, तो मेरा मन नहीं माना। मैंने उनको बोला सर दोबारा गा देंगे। बोले ओए कब से म्यूजिक कर रहा है? मैंने कहा सर पहली बार कर रहा हूँ। बोला तभी तो बदतमीजी कर रहा है। मैंने नहीं सर, मैं डबल गाएंगे तो डबल पैसे दूंगा। बोले मैंने जो गाया फाइनल है ये वो, चले गए। मैं फिर मेरा मन नहीं माना, मैं भुवनेश्वर में एक अपना स्टूडियो में गाया। और मुझे नहीं पता था कि मेरी डेस्टिनी में था कि मुझे बेस्ट प्लेबैक मिलेगा उसी सॉन्ग के लिए। ईश्वर ने लिख रखा था सब। वो फिल्म बनाया, बर्बाद हुआ, पैसे वैसे सब खा गए। मन नहीं माना, दोबारा गया फिल्म बनाने मुख्यमंत्री।
और वहां करने के बाद मैं 50 लाख रुपए डेट में आ गया। मुझे 50 लाख रुपए लोगों को देना था, दोस्तों से पैसे लिया था, इधर उधर से लिया था। सो मुझे लगा कि मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं कहाँ से दूंगा, 50 लाख कहाँ से लाऊंगा 2009 में। सो बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में मुझे लोगों ने कहा कि बॉम्बे चला जा, यहाँ भुवनेश्वर में बैठ के कुछ नहीं होगा, बॉम्बे जा। बॉम्बे आ गया। फिर मैं सोचता रहा कि भाई ये तो इस जन्म में हो नहीं पाएगा। गाली गुलज भी किया लोगों ने, ऑब्वियसली उनका पैसे लिया था। एक आदमी ने गाली दिया, वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उसका पैसा लिया था। बाकी लोगों ने गाली नहीं दी, बोले ठीक है। तो करते करते किसी ने मुझे डेली सोप डायरेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, स्टार वन के लिए। तो उससे पहले मैंने मानो या ना मानो डायरेक्ट किया, सॉरी। फिर मैंने डेली सोप किया। डेली सोप करते करते 5.5 लाख की नौकरी में लग गया मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में। तो डेली सोप डायरेक्ट करते करते पैसे कमाने लगे और लोगों को पैसा वापस किया। और फिर सांस ली। फिर फिल्में बनाई, 2 फिल्में बनाई हिंदी में। एक आजकल जियो सिनेमा पे है और एक के लिए प्रोड्यूसर लगे हुए हैं, कहीं बेचेंगे क्योंकि स्टार तो है नहीं। सो वो सब हुआ। इतने में राजीव गौर, मेरा जो बैचमेट है, वो एक दिन मेरे घर आया। उसने बोला यार तुमने एक्टिंग करने के बाद तो एक्टिंग ही नहीं करी, तुम तो डायरेक्शन कर रहे हो, तुमको एक्टिंग करनी चाहिए। मैंने कहा अब इस उम्र में जाएंगे, पीछे खड़े होंगे, लाइन भी कोई नहीं देगा, बहुत ही अजीब लगेगा। तो उसने बोला नहीं तुम करोगे, तुम नोटिस रहोगे। हमारे बैच में जितने अच्छे एक्टर थे उसमें से तुम भी एक हो, ऐसे करके मेरा ढांढस बनाया। और थैंक्स टू राजीव कि मैंने फिर एक नई पारी शुरू करी और धीरे धीरे अभिनय में भी काम मिलने लगा। और उड़ीसा में भी मुझे स्टेट अवार्ड मिला एक फिल्म के लिए। और यहाँ पे मुंबई में भी ईश्वर की कृपा से काम चल रहा है। और इस तरह से मतलब नॉटशेल में यही है, अभी तक यही है। बाकी मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ गोविंद। कुछ समय दादा के लिए नेट मैं में तो तुम्हें देख नहीं पा रहा था। हाँ, हाँ, वो नेट में दिक्कत हो गई थी दादा। एक ये प्रश्न भी है दादा महेंद्र का, हाँ। ये स्क्रीन पे भी है कि सर आप डायरेक्टर होने के साथ साथ ब्रिलियंट म्यूजिक कंपोजर और सिंगर भी हैं और जबरदस्त एक्टर भी हैं। आपको कभी ऐसा लगा है कि अब लगता है कि लोग ये अभिनय को उतना जो नहीं देते हैं जितना डायरेक्शन और म्यूजिक को? और क्या आपको कभी ऐसा बताओ बातों लगा कभी आपके है बातों का? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है पास्ट में या अब भी लगता है कि लोग आपके अभिनय को उतना तवज्जो नहीं देते हैं जितना डायरेक्शन और म्यूजिक को? और क्या आपका कभी ऐसे बातों का बुरा लगा या कभी आपके मन पे प्रभाव किया गोविंदा या नहीं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अ, मैं, क्योंकि वो गाहड़ बोलते हैं, मोहंती जी होंगे अभी तो उनको समझ में आएगा ज्यादा। पाला में जो मेन किरदार करता है, गाता है और सब कुछ करता है, वो जी, कोरस होता है, उसके मेन सिंगर, उसको गाहड़ बोलते हैं। मेरे दादा परदादा जी, पिताजी सब गाहड़ थे। तो गाहड़ सब कुछ करता है। जी, हैप्पी को भी पता होगा। गाहड़ गाता है, नाचता है, सब कुछ करता है। तो गाहड़ का बेटा हो कि मैं एक छोटा मोटा गाहड़ हूँ, तो कभी जो भी ईश्वर ने दिया है उसी का एक्सप्लोरेशन हो रहा है। अब कोई क्या कहता है उसको लेके क्या करना है। अब मतलब कोई कोई कहे कि भाई इसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैं, मुझे भी तो लगने लगा है मुझे कुछ नहीं आता। और कोई कहता है अच्छा अभिनेता है, लेकिन बाकी सब ऐसे ही, वो भी ठीक है, उसका अपना वो है, परसेप्शन है। कोई कहता है कि संगीत अच्छा करता है, बाकी सब बेकार है, वो भी करेक्ट है। कोई कहता है निर्देशक अच्छा है, कहाँ एक्टिंग, वो भी करेक्ट है। सो कुल मिला के तो सब जगह तो बोल रहे हैं लोग, अब क्या है उसमें दिक्कत?
थोड़ा थोड़ा तो बोल रहे हैं ना। क्या होता है मुंह फट तो लोग जो होते हैं। हाँ, मुश्ताक का कह रहे हैं आपको कश्मीरी भी आती है, मुश्ताक का अक्सर। मुश्ताक काक साहब को इतनी कश्मीरी आती है कि मुझे कश्मीरी चैनल के लिए एक सीरियल मिला था। भाई साहब को मैंने कहा कि वहां जो, मैं तो पढ़ नहीं सकता, उर्दू में लिखा हुआ है, वहां किसी को हमने रखा था शूट पे, जय किशन कॉल करके थे। अब वो तो आ नहीं सकते थे दिल्ली, तो काक साहब को मैंने बुलाया, श्री राम सेंटर में थे। काक साहब के साथ मेरे कमाल के समय मैंने बिताए हैं, और खूब मटन खाया उनके घर जब वो रहते थे रेलवे कॉलोनी में। तो उनको बुलाया कि मुश्ताक जी 9 बजे जाएंगे, मनोहरन जी आएंगे, एडिट होगा, आप खाली बोल दीजिएगा कि क्या है। मुश्ताक जी कहते थे कि पूरी तरह से स्क्रिप्ट लेके घंटों देखने के बाद कहते थे सब ठीक है लेकिन सब इम्प्रोवाइज्ड है। ऐसे मुश्ताक काक साहब करते थे। तो कश्मीरी मुझे क्या आएगी, कश्मीरी उनको भी नहीं आती है ढंग से, वो यूं ही कश्मीरी है। उनको डोगरी ज्यादा आती है, हिंदी उर्दू ज्यादा आती है, कश्मीरी नहीं आती उनको, और वो सब कुछ बोलते थे इम्प्रोवाइज्ड है। और बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता उनके बारे में। उनका तो सर बोल रहे थैंक यू, हाँ, महेंद्र बोल रहा थैंक यू सर, प्रैक्टिकल आंसर, थैंक्स। अच्छा दादा, एक्चुअली आप महेंद्र के आपने बैच के साथ मुझे वामन जी ने जी बुलाया था। 18 साल के बाद फिर एनएसडी में कोई नाटक करने में गया था। महेंद्र का बैच था, शोर मचाए शोर किया था। वामन जी के कार्यकाल में 3-4 बार मैं आया, फिर ताजमहल भी उसी दौरान रिवाइव हुआ, तो वो सब हुआ, मजा भी आया। सो मूल बात ये है गोविंद, जब मैं गंगा जी को बनारस में देखता हूँ तो गंगा जी कितने विशाल हैं, और जैसे से ऊपर ऊपर जाओ जहां से उत्पत्ति है, गंगा जी इतने विशाल नहीं है। उनका काम था बहना, उनका काम लड़ना नहीं था। हमारे सामने तो कई दादा लोग और कई दादागिरी करने वाले लोग आएंगे, पत्थर बन के खड़े होंगे। हमारा काम तो झरना है, हम तो झज्जर झज्जर करके झर जाएंगे। 18 साल के बाद कोई बुलाएगा, कोई 25 साल के बाद बुलाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस से आउट हो गए और खाली गाली गुलज करके, शराब पी के गाली देने पर लग गए तो गए। तो मैं अपने जो मित्र लोग हैं, जो सो कॉल्ड जूनियर, तो मैं मानता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि एक बार आप पास आउट हो गए आप समकक्ष हैं। और आज पंकज त्रिपाठी कहने के लिए जूनियर है, बट पंकज त्रिपाठी को देखो कितना महान अभिनेता है, तो मैं तो मेरा सीनियर है वैसे देखा जाए तो। मैं सबको ये कहता हूँ भाई, हमारा काम है काम करना, हमारा काम कलाकारी करना है, करते रहो। अपने आप गंगा जी जैसा विशाल बन भी जाओगे, पॉसिबिलिटी है। नहीं भी बनोगे कोई बात नहीं, हम तो महानदी के देश से आए हैं, गंगा जी ना से महानदी बन जाएंगे। मतलब बहाव रहना चाहिए, मन होना चाहिए कि मेरा काम है बहना, ये नहीं कि उलझ जाएं। मतलब एक पत्थर आ गया, पत्थर रोड़े तो आएंगे, उनकी क्या औकात, उनकी कोई औकात नहीं है। और ये जो सब बढ़ता है ना, ये सब अवार्ड, ये वो कभी कभी बोर होके भी लोग दे देंगे आपको, क्या रे यार उसको बहुत साल हो बूढ़ा हो गया, उसको दो यार। मुझे दिया ना अभी मनोहर सिंह अवार्ड जो दिया, पुरस्कार दिया एनएसडी ने, मैं तो बहुत चक्कर रहेगा, अरे मुझे कैसे दे दिया। ऐसे दे देंगे, ऐसे ही सब मिल जाएगा, रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा। पर रिकॉग्निशन का कोई मतलब नहीं है अगर आप प्रैक्टिस से आउट हैं। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भाई प्रैक्टिस करते रहो। हम जिस जो मजे लेने के लिए आए थे इस फील्ड में, हम कुछ पद के लिए नहीं आए थे, हम ये बनेंगे वो बनेंगे करके नहीं आए थे। मान लो मैं गोविंद बनना चाहता हूँ, एक बार गोविंद बन गया तो मैंने ही अपने लिए एक डेड एंड बना लिया, उसके बाद कहाँ जाऊंगा, मुझे ही नहीं पता मैं क्या बनूंगा। मुझे कलाकार बनने में आया था, मैं कलाकार बन के चल रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। इसलिए तो नहीं बने आईएएस, और इसलिए तो नहीं बने वो जो मैनेजमेंट छोड़ के भागे थे। फिर सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस भी मैंने किया था क्वालिफाई, वो भी छोड़ा। तो वो नहीं बनना था, यही बनना है। सो हमारा काम है टुकुर 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 चलते रहना। एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है कि वो ताजमहल का टेंडर रेपटरी में बहुत बार हुआ है। मतलब जब आप यंग थे, आपके सीनियर लोग थे तब, और जब आपके बहुत सारे जूनियर थे तब, तो मतलब आपके बार बार आके आपने उसको किया भी है कि मतलब हर बार एक नई तरीके से उसको बनाया भी है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा उसके बारे में जरूर बताएं कि जो कितनी बार आप आए हो, किस तरह का फिर एक्सपीरियंस है ताजमहल के साथ।
ताजमहल का टेंडर एक्चुअली जब मैंने किया ना, वो मेरे नसीब में लिखा था। मैं बजाज सर के पास जाके पागलपन करने के लिए गया था। मैंने कहा सर, मैं एक प्ले लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मोहन राकेश और सब कुछ बहुत ज्यादा लोगों ने कर लिया है, तो मुझे उसमें कुछ नया मैं कर पाऊंगा वो कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है। मैं एक नया प्ले लिख रहा हूँ सर, आपको बताऊं। उन्होंने बोला सुनो, तुमको एज अ डायरेक्टर मैंने बोला है करने के लिए, प्ले राइट के हिसाब से नहीं। तुमको तुम्हारे हिसाब, तुम बहुत मान हो, हिंदुस्तान में प्ले राइट मर गए हैं। मैं कुछ बोला नहीं। बोले ये एक स्क्रिप्ट है, तुम करोगे फार्स? मैंने कहा कर सकता हूँ। बोले पढ़ के देखो। उन्होंने दिया, और गोविंद मेरे 5, 7, 10 पेज पढ़ने के बाद मुझे विजुअल्स आने लगे। मैंने कहा ये तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि लोग माने ना माने, प्रॉब्लम क्या है कि जो हिंदी पढ़ता है वही सोचता है वो हिंदी साहित्य लिखेगा। ऐसा नहीं है। क्या सिनेमा में जो लोग लिख रहे हैं, क्या वो साहित्य नहीं लिख रहे हैं? क्या जो लिरिक्स लिख रहे हैं, क्या वो साहित्य नहीं लिख रहे हैं? एक इंजीनियर भी लिरिक्स लिख रहा है, बेहतरीन लिरिक्स लिख रहा है। सो ये जो एक नाटक वालों के मन में जो ये संकीर्णता है, उसके चलते ताजमहल के टेंडर की जो टेक्स्ट है उसको बहुत लोगों ने नकारा। बड़े बड़े डायरेक्टर को उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने किसी ने नहीं किया। लेकिन ये नाटक जब हुआ तब तो ये सोशल मीडिया नहीं था, ईश्वर साक्षी है, ये वायरल हो गया। ये गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ होने लगा। जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर बर्लिन में हुआ है, इंग्लिश में हुआ है, इंग्लैंड में, पता नहीं कहाँ कहाँ सब हुआ है। एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन प्लेस में ये एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल सटायर है। ये पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा कि फिर मैं जब ऑटो से पड़पड़गंज जाता था, उसी टाइम मैं इसका म्यूजिक बनाता था। तब रिकॉर्ड करने के लिए मेरे मोबाइल भी नहीं था, बट याद रहता था। तो वो सारा गाना बनना और विजुअल बनना, फिर रात को मैं कोरियोग्राफी में क्या होगा उसको सोचता था, क्योंकि पहला प्ले था मेरा, तो उसमें बहुत मजा आया था। और सारे सीनियर थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था हाथ जोड़ के कि भाई मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट था, सोशियोलॉजी में कहते हैं रोल प्लेइंग है लाइफ। जैसे अगर मैं पत्नी के साथ हूं तो मेरा बिहेवियर अलग होगा, पापा के सामने अलग होगा, बॉस के सामने अलग होगा। सो मैं अभी डायरेक्टर का रोल अदा करूंगा, आप एक्टर का रोल अदा करके मुझे सुन लीजिए। पर वो अच्छा नहीं लगता था लोगों को, क्योंकि उतना स्पोर्ट्समैनशिप हमारे फील्ड में नहीं है। आज अगर तेंदुलकर सेंचुरी मारता है, मारते थे, तो गावस्कर साहब तारीफ करते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो गावस्कर एक बार बने हैं, वो ताउम्र गावस्कर बन के रहना चाहते हैं, भले नेट प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, भले उनको बॉल दिख नहीं रहा है, पर वो तब भी गावस्कर हैं। और जहां गोविंद, चितरंजन, मनोरंजन ये सब आए, उनको बस अगर वो उनके गंडा नहीं लिया है तो फिर गड़बड़ है। फिर अगर भाषा, अगर और एक बात कहते हैं, अरे ये हिंदी लोग क्या हिंदी प्ले करेंगे, ये भी एक अलग युद्ध लड़ना पड़ता है। बात हिंदी और हिंदी की नहीं है, बात संवेदनाओं की है। फिर तो चेक ऑफ करने के लिए आप रशियन पढ़ाइए, पहले एनएसडी में 3, 4, 5 साल रशियन पढ़ाइए, नवरुख तर्रा फिर खर्रस, फिर उसके बाद उसको रशियन प्ले कराइए। ये बेमानी बातें हैं, ये जो होता रहा। लेकिन भैया सर का बहुत उसमें वो रहा, उनको था कि ये प्ले अच्छा हो रहा है, ये होना चाहिए। और तो और मजे की बात, ये दादा लोगों ने बहुत मेरे को मारा, लेकिन मृणाल सेन, उन्होंने जब कोलकाता में ये नाटक देखा तो बजाज सर से बोला है बाजाज, हाँ ये बहुत बढ़िया नाटक है ये। तो उन्होंने कहा मैं डायरेक्टर से मिलाता हूँ, तो मुझे मिला है। बोले ये तो बादशाह है। तो बिरला सभागार में, अब मैं मृणाल सेन, मतलब उनको देख के मैं यूं, बोले क्या नाम है? मैंने कहा चितरंजन त्रिपाठी। बोले कहाँ से हो? मैं कहा उड़ीसा से। बोला बाजाज ये हमारी तरफ का है तभी अच्छा है। तो फिर हम, केतन मेहता साहब, फिर प्रकाश झा साहब, ऐसे बहुत सारे, नसीर भाई खुद, उन्होंने जब प्ले देखा सबने बहुत सराहा। लेकिन वो जो शीशे का कमरा और छोटे छोटे कैबिन और वो जो पता नहीं क्या सब था, इसलिए शायद रंगमंच वहीं मंडरा रहा है, नाटक भी नहीं लिखा जा रहा है। लोगों को बड़ा होना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा सच्चा होना पड़ेगा, थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को खोलना पड़ेगा, थोड़ा कंपैशन रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने से बाहर झांक के देखना पड़ेगा कि मैं ही मैं हूं, स्वयंभू बन के नहीं होता है। ये गोविंद में भी संभावनाएं होगी,
तभी तो आपने उसको सिलेक्ट किया है। तो ये सब तमाम चीजें। फिर जब मैं निकल गया उसके बाद फिर बीच बीच में आता रहा, कभी अलग अलग एक्टर उनके साथ फिर जूझता रहा। और लेकिन करते करते एक्टर्स के साथ एक अनस्पोकन बॉन्डिंग हो जाती थी। जब मैंने सिनेमा भी जो छोटा मोटा 5 फिल्म मैंने डायरेक्ट की है, उसमें भी मेरे को ये एक्टर्स के साथ एक अनस्पोकन बॉन्डिंग होता रहा, मतलब बहुत मजा आया। अब एंड में तो टीम वर्क है। अगर तुम अच्छा लाइटिंग नहीं करोगे, म्यूजिक ऑपरेशन अगर टाइम पे नहीं होगी, एक्टर ढंग से एक्टिंग नहीं करेगा, तो कैसे डायरेक्टर का नाम होगा? तो डायरेक्टर कहे कि मैंने कर दिया, वो भी पूरी पूरी तरह से सच नहीं है। सबका एक होता है। तो नाराजगी और मेरे ऊपर जो भी था, उसके बावजूद एक्टर्स ने अनजाने में उसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था। मुझे याद है, आज ज्यादा नहीं कहेंगे, जब मैंने उस बेचारे चल बसे हैं, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ। महेंद्र मेवाती करते थे शाहजहां, और मैंने उनको बोल दिया रिहर्सल में कि दादा अभी जब आप एंट्री करोगे ना, आप बोल देना आज ज्यादा नहीं कहोगे। तो मुझे ऐसे देख के मुस्कुराने लगे कि भाई तू क्या चलते रिहर्सल में, क्या ज्यादा ज्यादा क्या होता है? तो जाके ज्यादा नहीं कहेंगे बोला। तो हरविंदर जी ने उसके बाद बोला महेंद्र तूने इतना अच्छा किया। तो मैंने फिर महेंद्र दादा को अलग से घेर के बोला कि देखा, मैं चाहता तो मैं हरविंदर जी को बोलता कि मैंने बोला मैंने बोला। तो इसलिए एक्सेप्टेंस। हरविंदर जी मेरे सीनियर रहे हैं, लड़कियों का रोल नहीं था, बहुत छोटा सा, बहुत शिद्दत से उन्होंने किया, बहुत लोगों की मतलब वो भी रहा, मजा आया कुल मिला के। और यही सब है, और क्या। मतलब बहुत जैसे सारे लोग तुम्हारे हैं जो गपशप कह में रहे, आते हैं लोग, हाँ, जैसे दादा अभी भी तुम्हारे बहुत सारे गपशप लोग में। हैं जो आपको आपको नमस्कार बोल रहे हैं। जैसे ब्रजेश शर्मा जी हैं, कह दादा को हाँ नमस्कार बोल दो मेरा। हाँ, रोहित दादा हैं, और देवी जय श्रीवास्तव जी हैं, यतीन्द्र हैं। और हैप्पी का ये प्रश्न है दादा, एक, हाँ। कि मुंबई में एक्टिंग एक्टिंग के अभिनय करने का अनुभव कैसा रहा? रीजनल इंडस्ट्री में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में आपको क्या फर्क लगता है? और यह इंडस्ट्री को अगर ठीक करना है तो कैसे होगा? आपका क्या विचार है, रखें। पहली बात तो मैं हैप्पी को धन्यवाद दूंगा कि उसने उड़िया में फिल्म नहीं बनाई। क्योंकि हैप्पी ने मुझे कुछ साल पहले, मैंने कहीं से सुना, मैंने उसको बुला के इसकी क्लास ली। मैंने कहा तुम ये करने जा रहे हो, मत करो। क्योंकि हम लोग वो सब तिया पाचा जानते नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज बिजनेस। अपना पैसे लगा के मत करो, क्योंकि मैं कह रहा हूं, फिर तुम करोगे तो ठीक है, तुम्हारा पैसा है। तो मैं खुश हूं कि उसने फिल्म अभी तक बनाई नहीं, आगे बनाएगा तो ठीक है। कोई कोई प्रोड्यूसर रहे जो भी करे। रहा अभिनय, अभिनय तो हर जगह अभिनय तो अभिनय है। अभिनय दो तरह का है। एक जैसे स्टाफ नोटेशन होता है गोविंद। स्टाफ नोटेशन जब आप पढ़ते हो, तो पढ़ के अगर आपको मोजार्ट के सिम्फनी का पढ़ रहे हो तो वैसे ही बजेगा। तारा दा 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 दा। अभिनय में भी एक स्टाफ नोटेशन है दुनिया में। उसी तरह से लोग अभिनय करते हैं, कोई कोई उसमें हिट भी हो जाते हैं। और फिर मैंने उससे देखा और मैंने कहा, ऐसे करके जो सब करते हैं। एक होता है अभिनय नहीं करने का अभिनय, कि मैं कैमरे के सामने अभिनय, मैं एक्टिंग ही नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ज्यादा आपके आई कैच नहीं कर पाऊंगा प्रोबेबली। बट जब आप सेकंड थर्ड टाइम देखेंगे, आपको लगेगा कि बड़ा जेन्युइनिटी था, सब कुछ था। ये मंच पर भी संभव है, लेकिन क्योंकि स्टाफ नोटेशन के तहत मंच पर भी हम बह जाते हैं, क्योंकि हम उसी स्पीच पैटर्न को लाते हैं जो हमने एनएसडीज में सुना है या एमेच्योर ग्रुप में सुना है, अपने दादाओं से सुना है, उसी स्पीच पैटर्न पे आ जाते हैं, वही सिखाते हैं, वही एम्फेसिस, वही पॉज। उस स्टाफ नोटेशन को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है, बात मैग्निफिकेशन की है। जब आपके पास एक मीडियम है, क्लोज मीडियम है, आपके पास 100 लेंस है, 135 लेंस है, 18 लेंस है, तो उसमें आपके पास मैग्निफिकेशन का तारतम्य है, ना कि इनर प्रोसेस का तारतम्य है, ना कि इनर फीलिंग के तारतम्य है।
नहीं तो भरत मुनि फिल्मों में भी कारगर हैं कि नहीं? भरत मुनि एकदम कारगर हैं फिल्मों में भी, क्योंकि कमानी और इसमें फर्क है। लेकिन कमानी में भी अगर मैं अंतर्मुखी होके अभिनय करूं तो भी लोग मजबूर होंगे मुझे देखने में, मुझे बहुत ज्यादा हाय करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, ट्रेनिंग देने वाले चाबुक लेके खड़े हो जाते हैं। अबे तू कैसे बोल रहा है, बोल कि मेरा जीना दुभर कर दिया, दुभर पे कर। अरे भैया, गोविंद को रसगुल्ले पसंद है, गोविंद को रसगुल्ले पसंद है, गोविंद को रसगुल्ले पसंद है, गोविंद को रसगुल्ले पसंद हैं, ऐसे कौन बोलता है रे? गोविंद को रसगुल्ले पसंद है, लोगों के पास कान है, लोगों के पास मेधा शक्ति है, लोग आपको समझते हैं। आप कहां फंसे हुए हो? झूठी बातों की ट्रेनिंग, उससे लोगों को बचना चाहिए। हॉलीवुड की बात करते हैं लेकिन पारसी नाटक सिखाते हैं, बात करते हैं रॉबर्ट डिनरो की लेकिन कराते हैं पारसी नाटक। पारसी नाटक का अपना उसकी अहमियत है, लेकिन जिस जगह पे आज हम आ गए हैं वो एक सेगमेंट हो सकता है, वो एक स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है, पर वो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लाइफ को रिफ्लेक्ट करता हुआ नहीं हो सकता। और पारसी नाटक को अगर ढंग से कोई किसी ने काम लगाया, वो दिलीप साहब थे। दिलीप साहब के जेस्चर्स बड़े होते थे, जेस्टिकुलेशन बड़े होते थे। आसमान कहेंगे तो आसमान की तरफ बड़ा सा हाथ उठाएंगे, लेकिन बाकी सब जो होता था ये इतना रियलिस्टिक और इतना मिनिमलिस्टिक होता था। उसको हम पढ़ते नहीं, सीखते नहीं। हम एनएसडी में उसके बारे में बात नहीं करते। हम एनएसडी में अच्छे अभिनेताओं को बुलाते नहीं, डर के मारे। वो आएगा तो मेरा क्या होगा? हर बार इंद्र डरता है ना कि मैं इंद्र ना रहा तो क्या, तो मेनका को बुला के भेज के भ्रष्ट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन भी कराता है। इंस्टीट्यूशन इन द सेंस, जो इंस्टीट्यूशन में अलग अलग समय पे बैठने वाले होते हैं, उनके अपनी वर्चस्व को रखने के लिए वो ऐसे करते हैं, वो ठीक बात नहीं है। क्योंकि कला अपने आप में समंदर है। ये केवल यही सच है ऐसा नहीं है। जैसे भगवान को लेके इतनी इतनी बातें, इतना मत क्यों है? क्योंकि सब में कुछ ना कुछ सच्चाई है, कहीं ना कहीं सच्चाई है। यही सच है कि और मेरा धर्म तो इतना महान है, कभी वो कहता है निराकार है, कभी वो कहता है कि देखो 33 करोड़ हैं। यानी कि आप जिस रूप में भी ढूंढेंगे मैं मिलूंगा। सो अभिनय को, कला को हम इतना छोटे दायरे में बांध देते हैं, और जो अभिनेता नहीं है वही अभिनय सिखाते हैं। वो तो और मतलब और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो फिर उसी दादा को जो सुना था एमेच्योर ग्रुप में, या किसी टीचर की चमचाई करते हुए किसी को खुश करने के लिए जो किया था, वो उसको फोन करके बोलेगा कि आइए मैंने ये नाटक किया था मैडम, देखिए मैंने आपसे ये सीखा, तुरंत रिकमेंडेशन, फला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, ले 1.5 लाख रुपए महीने का, बिगाड़ लोगों को, बोल तेरे को जो मन में आता है उलझुल। तो चल रहा है, चलने दो, अच्छा है, सब अच्छा है, जो तुम हो तो पोथो। मंदाकिनी जी आपको हेलो बोल रही हैं। मंदाकिनी जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे सीनियर, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ग्रेसफुल। जब इंद्र सभा हम करते थे, मंदाकिनी जी जब आती थी, मंदाकिनी जी जैसी जो ग्रेस, बॉडी लैंग्वेज में जो ग्रेस है, मैंने अभी तक कोई अभिनेत्री को देखा नहीं। अभिनेता में तो मेरे में ग्रेस है, इसलिए मैंने किसी को ढूंढा नहीं क्योंकि नाचना और सब में तो इतना जीरो था मैं। तो मंदाकिनी जी कमाल करती थी और बहुत अच्छा गाती भी थी, और बहुत बहुत आनंद आया। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। हाँ दादा रोहित त्रिपाठी जी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अटल जी हाँ की जी। कविता सुनाएं, अटल जी की अच्छा, कविता सुना दें। दा का रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, ये अटल जी की कविता सुनाने से पहले भी एक कहानी है। कहानी ये है कि मैं फीकी क्रॉस कर रहा था, अचानक मैंने देखा वहां लिखा हुआ है मेरी 51 कविताएं उन्मोचन करने आए पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे। मैं तो गुन्नू भाई प्ले लिख रहा था, तो मुझे लगा कि अरे यार, वाजपेयी साहब की कविता की बुक लेके मैं कविता कंपोज करूं। मैं पहला कंपोजर हूं, लेकिन क्योंकि मैं नाटक में था और नाटक में भी दलित होके काम किया,
क्योंकि हमें कोई कुशनिंग करने के लिए कोई नहीं थे, तो वो उतना। बाद में जगजीत सिंह साहब ने किया तो बहुत नाम उनका हुआ कि पहला कंपोजर लेकिन मैं हूँ, इतिहास उठा के देखेंगे तो मैं हूँ। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेरा कोई घमंड नहीं है। एक्चुअली गांव से आने वाला व्यक्ति सीधा सीधा बोल देता है, उसको लोग सोचते हैं कि बदतमीज है। अरे पेट में है नहीं ना कुछ, गुड़गुड़ लेके कौन सोएगा रात को। एनी हाउ, गाना था जूझने का, उनके वो कविता का शीर्षक था मौत से ठन गई, और जूझने का मेरा कोई इरादा ना था। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट के आऊंगा कुछ से क्यों डरूं, लौट के आऊंगा कुछ से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना सामने वार कर, दबे पांव चोरी छिपे से ना सामने वार कर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल का नहीं। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई, जूझने का मेरा कोई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था। ये गाना था बहुत उसमें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं दादा हैप्पी की बहुत और सारे सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट बोल नहीं पाया। उड़ीसा में एक्चुअली हैप्पी बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। कुछ लोगों ने और भी सारी रिक्वेस्ट कर दी आपसे एक गाने के हाँ, बाद, तो वो मैं उनको बोल बोल दूंगा कि जैसे हरविंदर मैम ने बोला, हरविंदर जी ने बोला कि मुझे वो उसका गाना है ना आपका, कहाँ चला गया सब, कि मुझे वो गाना सुनना है जो अभी आपने प्ले का नाम लिया। गुन्नू भाई, नहीं, मंदाकिनी जी के साथ जो जो आपको इंदर प्ले अच्छा सभा, लगा था, मंदाक इंदर सभा इंदर का। सभा। फिर ओके किसी ने कुछ और बोला, तो आप पहले आप वो ओके। मतलब सीक्वेंस, हैप्पी वाला सेगमेंट खत्म कर दीजिए, जो सेकंड सीक्वेंस रह गया था, मैंने कहा हैप्पी बता तो वाला दूं। ये है कि बॉम्बे और उड़ीसा की फिल्म इंडस्ट्री में काफी फर्क है। मेरे ख्याल से साउथ को छोड़ दिया जाए तो बॉम्बे और बाकी रीजनल फिल्मों में बहुत फर्क है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जो अभी भी बहुत जगह पे लोगों को और सीखना पड़ेगा। और प्रिपरेशन जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होना चाहिए, उसको भी लेकर सीखना पड़ेगा। बाकी हमारा मार्केट बहुत अभी जूझ रहा है, बहुत खराब समय से गति कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कम पैसे में भी मैं जाता हूँ फिल्म करने के लिए, इसलिए क्योंकि वो हमारी भाषा है। और क्या पता आज उड़िया उड़िया फिल्म इंटरनेशनल तो छोड़ दो, नेशनली भी कोई बात नहीं करता। कम से कम जानू बरुआ, भविंद्रनाथ साइकिया, इन्होंने कम से कम असमीज फिल्म को इंटरनेशनल स्टेज पे तो वो ले गए। बंगालीज की बात छोड़ दो, क्योंकि वो तो शुरू से ही ब्राह्मण रहे, वो उनको अंग्रेज पहले पहुंचे थे तो उनको तो सब मिला पहले, और उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। उड़िया फिल्म अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। सो क्या पता कभी कोई डायरेक्टर आएगा। सो इसलिए हम लोगों को जब कोई बुलाता है, ठीक ठाक सा सुनाई देता है, हम लोग भागते हैं। तो उस तरह से हैप्पी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट पैसे मत लगाना भाई। उसके बाद कोठा मेरा गाता हूँ, इंद्र सभा में गाता था मैं। कोठा मेरा क्या हुआ, छोटा किधर मकान, कोठा मेरा क्या हुआ, छोटा किधर मकान,
आया था मैं, सोया था मैं किस जगह, आया है कहाँ, कोठा मेरा क्या हुआ। ना वो मेरे लोग हैं, ना ये मेरी जान, ना वो मेरे लोग हैं, ना ये मेरी जान। ख्वाब हूँ मैं देखता, जाग रहा हूँ यार, ख्वाब हूँ मैं देखता, जाग रहा हूँ यार, कोठा मेरा क्या हुआ। इंद्र सभा में बहुत जबरदस्त गाने थे, और इंद्र सभा एक आर्काइवल प्ले है जो उस्ताद अमानत ने लिखा था। वाजिद अली शाह जब 1857 में म्यूटिनी भी हुई, 1857 में ये नाटक भी लिखा गया। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, उसका डायरेक्टरियली उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, जो भी हुआ होगा, बट म्यूजिकली बहुत ही कमाल, बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा। एक से बढ़ के एक गाना था, उसमें इंद्र गाता है, रात बीत गई सारी, रात बीत गई सारी, उसने क्यों देर लगाई, रात बीत गई सारी, रात बीत गई सारी, हम पर नींद की मस्ती, हम पर नींद की मस्ती, झूम झूम कर छाई, झूम झूम कर छाई, रात बीत गई सारी, रात बीत गई सारी, रात बीत गई सारी। महेंद्र मेवाती साहब जब इंद्र का रोल करते थे, बहुत बेहतरीन गाते थे। मेरे को अक्सर लगता था कि अच्छा कंपोजिशन उनको मिला है। भाग्य है, तो जिसके भाग्य में जो लिखा है। बहुत जबरदस्त। मंदाकिनी दी बोल रही हैं कि क्या याद दिला दिया जीतू, मजा आ गया। हाँ, बहुत हाँ, जबरदस्त। हरविंदर दी खुश हो गई। हाँ, कि मजा आ गया, मतलब क्योंकि सबको अपनी चीजें याद आ गई, क्योंकि आप याद सबने आ एक गया। साथ काम किया है और बहुत कुछ किया है। जैसे कि मतलब ताजमहल का ही जो आखिरी सॉन्ग आपने गाया है, वो नाटक को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है वो आखिरी सॉन्ग। किसी और ही, मतलब आप हंसते हंसते किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। हाँ, लेकिन और दादा एक बात। जी पहला गाना जी जी भी जी, हाँ दादा। प्रियम्बल पे है। प्रियम्बल हमारे जी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके ऊपर है। ये सपने, हाँ सपने, ये सपने, हाँ सपने, तेरे भी है ये सपने, मेरे भी है ये सपने, सोए तो देखे सपने, जागे तो देखे सपने, डेमोक्रेसी, 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 लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, मिला मैं भूल रहा हूँ, ये है जन्म की घुट्टी, कैसी 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 है ये बोल भाई, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। तो उस टाइम अगर कोई और बच्चा लिखता तो बहुत सराहते लोग, कह रहे यार प्रियम्बल पे गाना हो गया, प्रियम्बल पे गाना हो गया। तो बहुत मुझे थोड़ा प्यार करें अभी भी कोई, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। इसी प्यार पे की मैं कमी बात करना चाह रहा था। नहीं, कि जैसे म्यूजिक, थिएटर म्यूजिक की हमेशा बात होती है, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट में थिएटर म्यूजिक का कोई सब्जेक्ट नहीं है। वो बिल्कुल अछूता सा सब्जेक्ट है। तो मतलब उसके बारे में आप क्या कहोगे, क्यों अछूता है, क्यों उस पर काम नहीं होता है ना? क्यों म्यूजिक की बात होती है लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है हमेशा।
बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो थिएटर म्यूजिक कह के हमने इसको एक दलित बना के रखा है, ठीक है, तो वो अपने आप में गलत है। म्यूजिक जो सिनेमा में यूज हुआ वो सिनेमा म्यूजिक, जो थिएटर में यूज हुआ वो थिएटर म्यूजिक, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। नंबर 2, हमारे जनरेशन में कहा जाता है सिनेमा में तो ऐसे ही बकवास के लिए गाना गाते हैं, हम तो यहाँ बातों को आगे बढ़ाने के लिए, बातों को और इफेक्टिवली कहने के लिए करते हैं। अच्छा, तो रहमान साहब ने चल छैया 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 चल छैया 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 छैया, अरे वो भी बातों को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। एक रोमांटिक जिसमें सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व है, सब कुछ है, वही कह रहा है वो सॉन्ग बार बार हाँ बोल यार हाँ। अब ये अगर कारण साहब करते तो ये थिएटर म्यूजिक हो जाता, बार बार हाँ बोल यार हाँ। और इत्तेफाक ऐसा है कि कारण जी के गानों में वो मतलब अल्ट्रा मॉडर्न सॉन्ग्स बनाते थे वो, लेकिन क्योंकि हमने एक अलग तरह की फिलोसफी करके इसको थिएटर म्यूजिक करके रख दिया। दूसरा, मोस्टली लोग टीवी में एक्टिंग करने के लिए एनएसडी आते हैं या फिल्म में काम करने आते हैं, तो उनको म्यूजिक से उबाऊ होती है। या अगर म्यूजिक है तो आपको पेटी पकड़ा देंगे, जैसे मैंने बहुत सफर किया, पेटी पकड़ा देंगे। आप क्या कहोगे भाई, आप पेटी पकड़ के रह गए। कई लोग मेरे बैच के बोलते थे म्यूजिक नहीं होता तो तेरा क्या होता बे। तो ये क्योंकि आप उसको ऐसे देखते हो। ऐसे में कारण जी याद आते हैं। कारण जी जब हमारे साथ वर्कशॉप किए थे, मैं कारण जी से दुनिया सीखी है और मैंने भी सीखा है। वो कहते थे कि आपको संगीत में बीए एमए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। संगीत आपको आता है क्या, आता है का मतलब ये नहीं कि आपने कितना रिसर्च किया है। अगर ऐसा अगर होता तो पीएचडी करने वाले जो सब पढ़ाते हैं संगीत, वो तो बड़े बड़े कंपोजर होते हैं। कितने पीएचडी वाले हैं जो कंपोजर हैं, मुझे बता दें। सो उसका कोई मतलब नहीं। आता है मतलब क्या आपको माता आती है। जब माता आएगी तो आप कुछ करेंगे। माता आती है ना गांव में, लोगों में, तो क्या कलाकार में माता आती है। जब कलाकार में माता आएगी, वो अभिनय भी अच्छा करेगा, वो संगीत भी अच्छा करेगा, वो लिखेगा भी अच्छा, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा करेगा। लेकिन हम माता नहीं आती ना, हम तो वहां पे सब तिकड़म लेके आते हैं, तिकड़म की गंदगी से और ज्यादा। खैर छोड़ो, मुझे क्या। नहीं, मतलब वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समय था ना जबकि भास्कर चंद्रवरकर जी होते थे, काजल दा होते थे, धीरे धीरे, नहीं होते है थे ना, की बात अजय, नहीं, काजलदार तो अभी भी हैं, भास्कर जी अभी काजल जिंदा दा है, भी मतलब हैं। भास्कर जी। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि कारण जी का कोई भी सॉन्ग अच्छा खासा कंपोजिशन उठा लो, अभी रहमान साहब को कंपेयर करोगे, कभी डाल डाल कभी पात पात ओ, जो गाना है रॉकस्टार में, उसको सुनते ही मुझे लगता है अरे ये कारण जी है, ये कारण जी हैं। क्योंकि संगीत का कोई एक रूप नहीं है ना, जैसे अभिनय का एक रूप नहीं है। हमने क्या किया, हम हर चीज के लिए स्टाफ नोटेशन बना दिया। और अधिकतर लोग जो रंग संगीत करने आते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो फिर सुना होगा किसी से, कारण जी से, इधर से उधर से, उसी को लेके चले गए और फिर जाके भोपाल में करने लगे। और फिर पांडव ने बोला ढम टुडुक टुक टुक। अरे ये तो 60s में 70s में कारण जी ने किया, फिर तू अभी क्यों कर रहा है भाई, क्या हो, ऐसे नहीं हो। और फिर पांडव, कुछ कुछ भी तो हो सकता है। सो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, क्योंकि उतना बहाव नहीं है, उतनी चाहत नहीं है। खाली क्या मैं रंग संगीत कर रहा हूं, तुम रंग संगीत नहीं हो, रंगबाजी कर रहे हो। मैं रंग कर्म कर रहा हूं, नहीं तुम रंगबाजी कर रहे हो। मैं नाटक कर रहा हूं, तुम नाटक करने का नाटक कर रहे हो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं तो चाहता हूं लोग बढ़िया से लड़के निकलें और किसी बात को बिना सुन, मतलब इस कान में, क्योंकि दो कान जो भगवान दिया ना, क्रॉस वेंटिलेशन है, इधर सुनो उधर निकालो, काम करो, कितना मजेदार हो जाएगा। हम पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, इसको खुश कर उसको खुश कर, वहां वर्कशॉप ले लो, वहां वर्कशॉप, वर्कशॉप से जिंदगी चलती है क्या। हाँ, दुनिया इतनी बड़ी वर्कशॉप है, वहां का वर्कशॉप लो यार। दादा एक बात बताओ, हमेशा एक प्रश्न होता है ना कि थिएटर में एक्टिंग करके कैसे जीविका चलाएं,
उसके बारे में क्या करें? थिएटर में एक्टिंग करके कैसे चलाएं? हाँ उसके तो बारे मत में चलाओ क्या ना, कहोगे आप? मत चलाओ, संविधान में थोड़ी लिखा हुआ है। करो जी। टीवी करो, करो फिल्म करो, करो ओटीटी करो, क्योंकि आप अभिनय ही कर रहे हो ना। आप वहां पे जाके सिगरेट तो नहीं बेच रहे हो सेट पे, आप अभिनय कर रहे हो ना। जो आपने सीखा है उसको और लोगों तक, लोगों के मोबाइल, लोगों के बाथरूम, कमर पे बैठ के वो देख रहा है ओटीटी, आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, उसकी निजी दुनिया में घुस रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बेकार। बाहर भी एल पैचिनो, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स ब्रॉडवे करते थे, थिएटर करते थे, फिर सिनेमा किया, फिर थिएटर किया, फिर सिनेमा किया। नसीर भाई कर रहे हैं, पंकज जी कर रहे हैं। हमने ना उसको बहुत दायरे को एकदम सीमित करके एक अलग तरह का जिंदाबाद करके चीजों को, जैसे सिनेमा में जाना गुनाह है, क्राइम है। अरे वो तो फिल्म में चलेगा, अरे तू आ जा, डेमोक्रेसी है, तू क्यों नहीं आ रहा है, तू आ जा, फोर बंगलोज में घर मिलता है, आ जा, तुझे किसने मना किया? भाई अभिनेता लाइटिंग भी कर रहा है ना एनएसडी का, एक्टिंग में कोर्स करके, तो लाइटिंग कर रहा है, क्यों लाइटिंग कर रहा है, उसको तो भगाओ कि भाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लाइटिंग कर रहा है मुर्दाबाद। ये लाइटिंग कर रहा है ठीक है, सेट डिजाइन कर रहा है ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहा है ठीक है, लिख रहा है ठीक है, जैसे उसने टेलीविजन में एक्टिंग किया सब, अरे इसमें कोई क्या है मतलब, ये इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्यों कहा जाता है सिनेमा में स्क्रीन प्ले? बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ प्ले ऑन द स्क्रीन। आप नाटक ही कर रहे हो बे, कहाँ उलझ रहे हो और कहाँ तुमको उलझा रहे हैं सब दादा लोग। दादा लोगों के चक्कर में मत रहो। वैसे दादा, आपके मतलब फेवरेट डायरेक्टर और एक्टर कौन रहे, किस वजह से रहे? क्योंकि आपके भी तो फेवरेट डायरेक्टर और एक्टर होंगे, फिल्म में भी और थिएटर में भी। हाँ है, सीखने में प्रसन्ना जी, जिन्होंने प्रसन्ना जी के साथ काम किया है, प्रसन्ना जी से एक कंप्लीट कैप्सूल ट्रेनिंग के तहत अगर कोई दिया है वो प्रसन्ना जी थे। लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ बहुत सारे हम लोग लकी रहे, रॉबिन सर आए, बजाज सर आए, ऐसे भी अच्छे अच्छे निर्देशक आए जिनकी एक अलग तरह का आइडियोलॉजी, एक अलग तरह का फिलोसफी के साथ हो, रंगकर्म करते थे, सॉरी, और अभिनय को भी देखते थे, और उनसे भी सीखा और अभी भी सीख रहे हैं। अभी तो मैं कोई देख लूं किसी एक्टर को अच्छा कर रहा है, जरूरी नहीं आपके स्कूल से हो, जरूरी नहीं वो ट्रेनिंग लेके आया हो। ट्रेनिंग तो जीवन है भाई, जो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं। और हम जहां जीवन में जब हम छोटी चीजों को सोच के कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, वहीं पे हमने अपने अंदर जो काबिलियत है ना उसको भी छोटा कर देते हैं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके घर में खाने को नहीं था, मेरे सच में घर में 2 टाइम खाना मिल जाए बहुत नसीब, वहां से आके जिंदा हैं। कोई दादा मुझे मार नहीं पाया आज तक, कोई दादा मार नहीं पाए, क्योंकि हमने सोचा कि भाई जिंदगी बहुत बड़ी है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, आप करने वाले बनो, ईश्वर आपको कहीं ना कहीं खड़ा करेगा, आपका काम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। अवार्ड से रोक सकते हैं, पद से रोक सकते हैं, कौन पद में बैठने आया है, कौन अवार्ड लेने आया है? आपका सबसे बड़ा अवार्ड है कि आप कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। हम सीमित कर देते हैं, पास आउट होकर दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा कर देते हैं हम, दैट इज डीएसडी नॉट एनएसडी। जो दिल्ली में रह गया वो एनएसडी में काम करेगा। मैं तो कई बार सोचता था कि नेशनल लेवल का थिएटर हम कर रहे हैं क्या, तो ये तो बहुत ईजी है, मैं दिल्ली में रहूं, मैं 2 लोगों को पटा के रखूं, मैं तो हर दूसरे दिन एनएसडी में मिलूंगा। तो एनएसडी के परे जो दुनिया है वहां तक जाने के लिए ना ये प्रलोभन और ये जो छोटा दायरा उसको तोड़ना पड़ेगा। भाई लक्ष्मण रेखा को पार करना अनिवार्य है, तभी तो रामायण लिखा जाएगा, तभी तो एपिक बनेगा, तभी तो रावण मरेगा, तभी तो बाली मरेगा, तभी तो चीजें बनेगी। हम एक अपना बना के रख देते हैं, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, बट मैं जो भी कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ। तुमने बुलाया मुझे, मैं कहा तुम बुलाते नहीं थे, मैंने कहा कभी तो बुलाएगा, मैं बोलूंगा, कोई सुनता नहीं है, कहाँ बोले। अब मुंबई में तो और नहीं सुनता कोई, यहाँ का
तुम लोग थोड़ा बहुत दादा क्या बहुत, करते हो? नहीं मेरे को तो बहुत सारे लोग, अजय दा भी हैं, अजय दा भी कह रहे हैं कि आपके साथ काम करके बड़ा मजा आया था उनको। अजय और दा एक चीज और है। है दादा, अजय दा मतलब बड़े भाट तो बड़े भाट। अजय दा के बारे में बोल रहा हूँ, उसको अजय को याद भी होगा। अजय ने जब म्यूजिक नया नया करना शुरू किया, मैं काफी उसको स्पेशली मिलता था कि बहुत बढ़िया कर रहा है। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है कि एक म्यूजिक कर रहा है, मान लो मैं म्यूजिक करता था बहुत, मैं सक्रिय था उस टाइम, तो अच्छी बात है। एक दूसरा बंदा आया है जो अच्छा कर भी रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उल्टा सब करते हैं, हम उसकी बुराई करना, उसकी एस्तेसी करना, फिर किसी को पकड़ना, उसको आने नहीं देना, ये सब करते थे। ये नहीं होना चाहिए। ये अगर नहीं होना, गोविंद, तुम अभी यंग हो, जो भी यंग लड़के हैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी यंग हूं, तो हम सब लोग प्रण करें कि भाई ये सिलसिला आगे बढ़ने के लिए हम एक दूसरे को दूसरे को अप्रिशिएट करना और एक दूसरे को और क्या कहते हैं, उसका मनोबल बढ़ाना, ये हमारा काम होना चाहिए। तो और जो मुझे बड़ी याद आती, जब मैं अभी उड़ीसा गया था रेपेटी के साथ, रेपेटी बहुत समय बाद उड़ीसा गई थी, तो आप जगन्नाथ टेम्पल के पास हमने शो किया था। वहाँ एक बहुत पुराना ग्रुप है जो 100 साल या 150 साल पुराना है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। मतलब अन्नपूर्णा, हाँ। कि मतलब ऐसे ग्रुप को, लोगों को जीवित रखना चाहिए, मतलब बिल्कुल अपने खत्म होने के कगार, खत्म ही जैसा है ना। तो मैं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं, बस वहां जाके परफॉर्मेंस नहीं हुई नहीं, थी कभी इतना जाना कभी, था। कभी कभी लगता है गोविंद, अन्नपूर्णा के दो ग्रुप थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। एक कटक में होता था, वो भी ऐसे ही अभी जराजीर्ण है, ये भी जराजीर्ण है। तो कभी कभी लगता है कि भाई उतना अगर फाइनेंशियल औकात बने जीवन में 10 साल में, तो शायद जाके फिर से लोगों को इकट्ठा किया जाए और कुछ किया जाए, क्योंकि सरकार से पैसे लेना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आप अगर सही मायने में भी करना चाहोगे, वहां 5 लोग बैठेंगे ग्रांट देने में, ग्रांट तो बढ़ती है, ग्रांट थोड़ी जेन्युइनली मिलता है, वो बढ़ती है। आप 5 लाख मान लो जेन्युइनली लिखे हो, आपको 50,000 देंगे, वो अपने आप में बेईमानी है। 50,000 में कैसे नाटक करेगा? जो 5 लाख लिखा था, या तो वो 5 लाख खाने वाला था, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ग्रांट से तो नहीं होगा, लेकिन दादा उन इंडिविजुअल सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन जो, से। लेकिन उन लोगों का जो, सारे लोगों का कमिटमेंट है कि आज जो छोटी से घर में रहते हैं और कि हम वहीं रहेंगे, वहीं खत्म होंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उस जगह को, कि अरे थिएटर के बीस लिए इतना पच्चीस बड़ा लाख कम। अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पाया किसी किसी समय पर, और फिर इंडस्ट्री से पहले हम देंगे तभी तो लोग देंगे। आप अगर जाके खाता खोल के कहते हो मैंने 21 लाख रुपए दिया है, 11 लाख रुपए दिया है, तब तो लोग 1,000 रुपए देने के लिए आएंगे, तब तो उनका भला होगा। आप जाके बोलेंगे 1,000 रुपए दो, लोग सोचेंगे कि ये क्यों आया है, ये तो त्रिवेदी करता था मुंबई में, शायद इसका चलता नहीं, आया पैसे खा के भाग जाएगा। तो पहले हमको रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो ये कभी होगा तो करेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हैं अभी, वो बातों का कोई मतलब भी नहीं है। पर मेरे मन में थोड़ा बहुत कभी कभी आता है। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था। दादा मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि, अच्छा आवाज गई? हेलो, हेलो, दादा आवाज आ गई? आवाज आ गई? आवाज आई मेरी? गोविंद सुनाई नहीं दे रहा है, गोविंद सुनाई नहीं दे एक रहा है, सेकंड, सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज आई? आवाज आई मेरी? वो शायद कोई फोन आ गया होगा आपके पास। एक बार फिर से आप आ जाइए तो आ जाएगी आवाज। गोविंद मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, अब आवाज आई मेरी? अब आवाज आई क्या मेरी? या तो टाइप करो क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हेलो, वो शायद, हेलो, एक बार फिर से आप वापस आएंगे तब वो आवाज आ जाएगी, शायद फोन आ गया नहीं था बीच सुनाई दे में। रहा है गोविंद।
मोहन उप्रेती साहब एक बहुत बढ़िया गाना सिखा के गए हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ जीवन में यही सच है, मस्तियाँ लुटाए जा, मस्तियाँ लुटाए जा, कोई सुने या ना सुने, कोई सुने या ना सुने, तू अपना गीत गाए जा, गाए जा, मस्तियाँ लुटाए जा। मजे करने आए यार इस फील्ड में, यहाँ तो अच्छा रोने में भी मजा दादा आता है। दादा मेरी आवाज आई क्या? आवाज आई नहीं सुनाई आई? नहीं दे रहा है, मैं इसलिए बोलता जा रहा हूँ। दादा कुछ पता नहीं नहीं क्या सुनाई हुआ दे रहा ये। है। सीनियर लोगों से सीखो, जो बड़े बड़े हमारे सीनियर हैं। इरफान भाई चले गए, नसीर जी, नामदेव जी, अनुपम जी, नवाज, पंकज, राजपाल, आशुतोष भाई, यशपाल भाई, सबसे सीखो। अभिनेताओं के लिए बोल रहा हूँ, निर्देशकों के लिए रॉयस्टन भाई, अभिलाष भाई, रॉबिन सर, बस सीखो और प्रयोग करो, मजा आएगा। करते जाओ, करते जाओ। समुद्र मंथन में सबको अमृत नहीं मिलता है भाई। दादा आवाज आई क्या मेरी? अब आई। समुद्र मंथन में हाँ सबको अमृत नहीं मिलता, जी लेकिन अगर जहर पिएंगे दादा तो मैं। नीलकंठ हाँ बनेंगे। जी दादा। दादा आवाज आ रही मेरी? दादा आवाज आ रही है? आ हाँ रही है, दादा आ मैं रही ये है। कह रहा था कि खत्म करने से पहले मैं चाहता था कि क्यों ना आपसे एक उड़िया सॉन्ग, क्योंकि आप वहां से हैं, तो जरूर एक उड़िया सॉन्ग सुना दें दादा। ओके। एक अभी हमने फिल्म बनाई थी जिसके गाने हम कर नहीं पाए कोविड के कारण, जी अभी दादा। करेंगे। तो लेटेस्ट फिल्म है, उस फिल्म का एक गाना है, लड़का लड़की को जाके किस करता है तो लड़की कहती है कि ये तूने क्या किया, ये सब पाप है और ये है वो है, तो उसके ऊपर कुछ गाना है। वो कहता है कि हाँ पाप किया मैंने, आज फिर से पाप किया, जो पहले से लोगों ने पाप किया वो पाप फिर मैंने किया। फिर जो भी अब लिरिक्स जो भी जितना समझ में आएगा। पाप कली पुणी थरे आजी, पाप मुकली, पाप कली पुणी थरे आजी, पाप मुकली, पाप कली पुणी थरे आजी, पाप मुकली। जे बेठू दुनिया से बेठू देहनिया, जे बेठू दुनिया से बेठू देहनिया, सेनिया कुजाली पाप मुकली, पाप कली पुणी थरे आजी, पाप मुकली, पाप कली पुणी थरे आजी, पाप मुकली। देह पाणी देह बाई देह बा बतास, देह पाणी देह माटी देह बा बतास, देह दारा देह स्वर्ग देह नर्क, देह पूरा पंचभूत, देह पाणी देह माटी देह बा बतास, देह नर्क देह स्वर्ग देह पूरा पंचतत्व। तू कथा जमा शुणिलुनि तू बड़ मानिया, ମୁଁ ଜମା ତତେ ରୋକିଲିନି ମୁଁ ବଡ଼ ଲାଜୁଆ,
ए अमानिया वाला जुआ देहरे लागे चिया अमानिया वाला जुआ देहरे लागे चिया से चेका को सही पाप मुकली पाप कली पुणी थरे आजी पाप मुकली पाप कली पुणी थरे आजी पाप मुकली। दादा बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, सच में थैंक यू बहुत थैंक यू। अच्छा था। हाँ ये बहुत चल रहा है अभी यहाँ। हाँ मतलब वो दिल से जब चीजें निकलती हैं तो दिल तक आराम से पहुंचती है, बड़े प्यार से पहुंचती है। हाँ वही तो बहने दादा वाली बात है, बह रहे हैं। जी, मतलब सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी लोग वही कमेंट लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा था और सबको बहुत मजा आया आपको सुन के, आपके साथ मतलब मस्ती करके, कि अगर मस्ती ना हो थिएटर में तो थिएटर कैसे होगा। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम का नाम गपशप रखा है कि हम फ्री नहीं होकर नहीं, बात अच्छा कर है। पाए। मैं तो सोचता था गोविंद मुझे पोस्टर भेजता है, मुझे कब बुलाएगा, शायद गोविंद जिस दिन लायक समझेगा बुलाएगा, लेकिन तेरे मन में था कि मैं लायक हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू दादा यू। मजा आया। दादा इस जी बहाने क्या होता है, अपने जानकार में यार दोस्त भी आ जाते हैं, सो प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से हम एक दूसरे से फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, और खास जी करके ऐसी डिफिकल्ट टाइम में तो मजा आया। जी दादा, थैंक यू दादा, सच में हमें बहुत मजा आया थैंक यू। और सारे सारे देखने वालों को बहुत मजा आया। हमारा हरविंदर दी है, हमेशा दीदी सो जाती है, आज सोई नहीं, दीदी जग रही है। हाँ कह रहे आज नींद बहुत अच्छी आएगी। बहुत सारे लोग हैं, तो थैंक यू दादा, बहुत बहुत थैंक ठीक यू, है, सच में हम थैंक सबको यू। बहुत मजा आया। सबको नमस्कार, सबको शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, दूर रखें, काम भी करें। थैंक जय यू दादा, जगन्नाथ। गुड नाइट दादा, शुभ रात्रि गुड दादा। नाइट। शुभ रात्रि।